हर बात मानी है तेरी, सिर झुका करे जिंदगी। हिसाब बराबर कर तू भी, तो कुछ शर्तें मान मेरी, कुछ शर्तें मान मेरी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम विद्यार्थियों। आप सभी देख रहे हो दीपक लक्ष्य अब एजुकेशनल चैनल, जहां पर आपके लक्ष्य पर ध्यान दिया जाता है। विद्यार्थियों, ये खुशियों के रंग बहुत पक्के होते हैं, वहाँ पर गमों की बारिश कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अंधेरों से घिरे हो तो घबराइए ना, क्योंकि सितारों को चमकने के लिए घनी रात चाहिए, दिन की रोशनी नहीं। उजाले तो मिल जाएंगे, कोई न कोई तलाश उनकी करो जो अंधेरे में भी साथ दें। उस वक्त को कभी मत भूलो जो आपको ठोकर देता है, क्योंकि वही वक्त आपको जीने का सलीका सिखाता है। याद रखना, आप हमेशा अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। फिर आइए हमारे चैनल से जुड़िए। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर मार दीजिए और कक्षा को पूरा देखिएगा। आज के महत्वपूर्ण सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे, भवानी प्रसाद मिश्र, नेमिचंद्र जैन, गजानन माधव, मुक्तिबोध। कौन नहीं है इनमें से तार सप्तक का कवि? तो आप लोगों ने यदि अपना उत्तर इस प्रश्न के लिए दिया है विकल्प बी भवानी प्रसाद मिश्र, तो बिल्कुल आपका सही जवाब माना जाएगा। भवानी प्रसाद मिश्र ये जो है तार सप्तक के कवि नहीं हैं। और अज्ञे जी, नेमिचंद्र जैन जी, मुक्तिबोध जी, ये लोग तार सप्तक के कवियों में आते हैं। फिर विद्यार्थियों, भवानी प्रसाद मिश्र जी ये आते किस में हैं? तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ है, जिसके संपादक कौन थे? अज्ञे जी। और यहीं से प्रयोगवाद का मुख्यतया प्रारंभ माना जाता है। तार सप्तक के 7 कवि जो हैं वो कौन कौन से हैं? अज्ञे, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। यानी ये लोग जो है तार सप्तक में आते हैं। और जो भवानी प्रसाद मिश्र जी आपके हैं, ये दूसरे सप्तक के कवियों में गिने जाते हैं। फिर हम सभी लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? मधुबाला, गीत फरोश, अंधेरे में, कनुप्रिया। कौन सी रचना है जो फैंटेसी शिल्प पर आधारित है? तो उसका नाम क्या है? अंधेरे में। और अंधेरे में विद्यार्थियों ये रचना है किसकी? तो वो है आपके गजानन माधव मुक्तिबोध जी। मुक्तिबोध के अनुसार ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। मुक्तिबोध जी की 2 काव्य कृतियाँ बड़ी ही प्रसिद्ध रही हैं। कौन कौन सी? चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल इनकी चर्चित कविताएं हैं। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। फिर आप सभी का प्रश्न है, निम्न कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है? यानी किसको जो है राहों का अन्वेषी कहा गया है? आप लोगों को बताना है। तार सप्तक के कवियों को, प्रथम तार सप्तक के कवियों को, दूसरे तार सप्तक के कवियों को, चौथे तार सप्तक के कवियों को। तो जिन कवियों को राहों का
अन्वेषी कहा गया है विद्यार्थियों। तो सही उत्तर आप लोगों का क्या होगा? विकल्प ए, तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा जाता है। तार सप्तक का जो प्रकाशन है वो 1943 ईस्वी में हुआ है। किसने किया था? अज्ञेय जी ने। और तार सप्तक के अंतर्गत अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल जी का नाम गिना जाता है। फिर आप सभी का प्रश्न है, तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? कुंवर नारायण, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन नहीं है तीसरे सप्तक के कवि? तो उनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ये जो है तार सप्तक के कवि हैं, जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। तीसरे सप्तक में शामिल कवि कौन कौन से हैं? इसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ है। इसमें कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण शाही, मदन वात्स्यायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाम आता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? 1954 ईस्वी से, 1936 ईस्वी से, 1943 ईस्वी से, 1952 ईस्वी से। कब प्रारंभ होता है प्रयोगवाद? तो आपका सही उत्तर है विकल्प सी, 1943 ईस्वी में। फिर सन 1936 ईस्वी में विद्यार्थियों प्रगतिवाद का आरंभ होता है। 1954 ईस्वी में नई कविता का आरंभ होता है। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय के तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है और प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया था। आप सभी का अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, ये बात किसने कही है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर नगेंद्र। तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? आपके नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। और रामविलास शर्मा जी ने क्या कहा है इसके बारे में? वो लिखते हैं, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में एक पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। और डॉक्टर नगेंद्र जी ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। ये सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा के लिए। आपका अगला प्रश्न है, हाइकू किस देश की काव्य शैली है? स्पेन, जापान, जर्मन, चीन। कहाँ की ये काव्य शैली है हाइकू? तो वो है विद्यार्थियों आपके जापान की। और हिंदी में हाइकू का सफल प्रयोग किसने किया था? अज्ञेय जी ने। इन्होंने छठे दशक मतलब 1960 ईस्वी में अरि ओ करुणा प्रभामय में अनेक हाइकू नुमा छोटी कविताएं लिखी हैं, जो कि हाइकू विधा के बहुत ही निकट मानी जाती हैं। आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को यानी उनकी रचनाओं के साथ में सम्मिलित करना है और फिर कूट के अनुसार आप लोगों को उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मिलान कर लेते हैं, उसके बाद कूट को देखेंगे। पहली रचना का नाम क्या है? संशय की एक रात। ये रचना किसकी है? नरेश मेहता जी की।
चांद का मुंह टेढ़ा है, ये रचना किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। आत्महत्या के विरुद्ध, ये रचना किसकी है? रघुवीर सहाय जी की। और संसद से सड़क तक, ये रचना है आपके सुदामा पांडे धूमिल जी की। ये हो गया आपका सही मिलान। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका कूट के रूप में सही उत्तर क्या होगा। तो वो है आपका विद्यार्थियों विकल्प बी। ये हरी घास पर क्षण भर रचना किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी की। और बाकी रचनाओं को आप सभी ने अभी ऊपर देखा ही है किसकी हैं। फिर आपका प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञेय जी की काव्य रचनाओं का सही क्रम आप सभी को लगाना है। तो प्रश्न ये बड़ा है, देखते हैं हम लोग। बावरा हेरी इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार। फिर इंद्रधनुष रौंदे हुए, बावरा हेरी आंगन के पार द्वार, अरियो करुणा प्रभामय। आंगन के पार द्वार बावरा हेरी इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियो करुणा प्रभामय। बावरा अहेरी अरियो करुणा प्रभामय, इंद्रधनुष रौंदे हुए आंगन के पार द्वार। तो इसका जो सही अनुक्रम होगा विद्यार्थियों प्रकाशन के आधार पर, वो है आपका विकल्प ए। यानी पहले बावरा हेरी का प्रकाशन होता है, उसके बाद में इंद्रधनुष रौंदे हुए, उसके बाद में अरियो करुणा प्रभामय, उसके बाद में आंगन के पारद्वार रचना का प्रकाशन होता है। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, इन रचनाओं का प्रकाशन कब हुआ है उसे देखते हैं। बावरा हेरी 1954 ईस्वी में, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 ईस्वी में, अरियो करुणा प्रभामय 1959 ईस्वी में, आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। और ये सभी रचनाएं किसकी हैं विद्यार्थियों? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। आगे क्रम में आपका प्रश्न है, इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक में नहीं हैं? प्रभाकर माचवे, शकुंतला माथुर, गिरजा कुमार माथुर, नेमिचंद्र जैन। किसकी रचनाएं तार सप्तक में नहीं हैं? तो वो हैं आपके शकुंतला माथुर जी। और तार सप्तक का प्रकाशन जो है 1943 ईस्वी में हुआ है, आप सभी जानते हैं। और जो आपके शकुंतला माथुर जी हैं, तो ये दूसरे सप्तक की कवयित्री हैं और दूसरे सप्तक में ही इनकी रचनाएं संकलित हैं। तार सप्तक में कौन कौन से कवि आते हैं? अज्ञेय जी, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है? इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरा सप्तक में हैं? केदारनाथ सिंह, भारत भूषण अग्रवाल, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता। तो जिस कवि की रचनाएं तीसरे सप्तक में हैं उनका नाम है केदारनाथ सिंह। और आपके हरिनारायण व्यास जी, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं जिसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ है। भारत भूषण अग्रवाल ये तार सप्तक के कवि हैं जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ है। नरेश मेहता ये भी दूसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरे सप्तक में कौन कौन से कवि आते हैं उसे हम लोग देखते हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। ये सभी नाम जो है तीसरे सप्तक में आते हैं। उसके बाद में आपका प्रश्न है, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में हैं? विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नंद किशोर आचार्य,
कीर्ति चौधरी। किस कवि की रचनाएं आती हैं चौथे सप्तक में? तो वो हैं आपके विद्यार्थियों नंद किशोर आचार्य जी। और चौथे सप्तक के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं? वो हैं आपके अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। फिर हम सभी लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या है? इनमें से प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है, उसे आप लोगों को बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा गलत है प्रयोगवादी कविता के विषय में। इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है। तो क्या है विद्यार्थियों, प्रयोगवाद के विषय में यह बात सही है। फिर दूसरी बात क्या है? इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है। यानी क्या है? यही बात गलत है, विषय वस्तु को अलग माना नहीं गया है और यही आपका सही उत्तर भी है। आगे के विकल्पों को भी हम देखेंगे। इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। तो ये भी बात सही है। इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि समूचे जीवन के मुक्त विस्तार में। ये भी बात जो है सही है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। आपका अगले क्रम में प्रश्न है, प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता इनमें से कौन सी है? दर्शन से मुक्ति, अनगढ़ता की प्रतिष्ठा, अभिव्यंजना पर बल, काव्य की गतिशीलता। तो जो विशेषता है प्रयोगवाद की इनमें से वो है आपका विकल्प ए, दर्शन से मुक्ति। और हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ विद्यार्थियों कब होता है? 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक के प्रकाशन से, जिसके संपादक कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। और नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। प्रयोगवादी काव्य की अन्य प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? अहमवादी प्रवृत्ति की प्रधानता, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण, भाषा का प्रयोग यानी नई भाषा का भी प्रयोग इन लोगों ने किया है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा, नेमिचंद्र जैन। कौन नहीं है इनमें से विद्यार्थियों तार सप्तक का कवि? तो वो हैं आपके नरेंद्र शर्मा जी। और ये जो आपके नरेंद्र शर्मा जी हैं विद्यार्थियों, ये है आपके हिंदी में आने वाली प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के कवि हैं, जिसको व्यक्तिवादी कवियों में भी गिना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पलाश वन, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्त चंदन इत्यादि। और प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नेमिचंद्र जैन, ये तीनों लोग तार सप्तक के कवियों में शामिल हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? स्वच्छंदतावाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, कलावाद। तो इनमें से जिसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है वो है आपका स्वच्छंदतावाद और मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, कलावाद। ये सारी बातें जो है प्रयोगवाद के विषय में बिल्कुल सत्य हैं। फिर आप सभी का प्रश्न है, रूप तरंग
किसका काव्य संग्रह है? रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रानंदन पंत, गिरजा कुमार माथुर। तो रूप तरंग ये किसका काव्य संग्रह है विद्यार्थियों? आपके रामविलास शर्मा जी का। फिर रामविलास शर्मा जी का एक अन्य काव्य संग्रह भी है, उसको भी हम लोग देखते हैं। कौन सा है? सदियों के सोए जाग उठे। केदारनाथ अग्रवाल जी के काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे। ये सभी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह केदारनाथ अग्रवाल जी के हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता। कौन है जो दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? तो वो है आपके कुंवर नारायण जी। और कुंवर नारायण जी जो हैं ये तीसरे सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। किसमें? तीसरे सप्तक में। और तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ है? 1959 ईस्वी में। इस सप्तक में कौन कौन से कवि हैं? प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देवनारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ है। और इसमें कौन कौन से कवि आते हैं? शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय जी का नाम गिना जाता है। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है? यहाँ से देखो, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार। तो जो काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का नहीं है उसका नाम क्या है? यहाँ से देखो। फिर यहाँ से देखो ये रचना यानी काव्य संग्रह है किसका? तो वो है आपके केदारनाथ सिंह जी। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, अकाल में सारस, टॉलस्टॉय और साइकिल, उत्तर कबीर और अन्य रचनाएं, और बाघ इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध लंबी कविता है। और कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? आपके अज्ञेय जी की। अगले क्रम की ओर चलेंगे हम सभी लोग। आपका प्रश्न है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बाबा नागार्जुन, अज्ञेय जी। किसकी है नदी के द्वीप रचना? तो वो हैं आपके अज्ञेय जी। अज्ञेय जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं उसे भी हम लोग देखेंगे, जैसे कि चिंता, भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, इत्तलम इत्यादि। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत महाकाव्य, यशोधरा, जय भारत, भारत भारती। इसके उपरांत में पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं को हम लोग देखेंगे। कौन कौन सी हैं? अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते, अणिमा, गीत गुंज, आराधना इत्यादि। नागार्जुन जी की रचनाएं हैं अकाल और उसके बाद, बादल को घिरते देखा, कालिदास
इत्यादि। फिर हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है आपका प्रश्न? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं जादू नहीं, कविता व सात भाइयों के बीच चंपा, आमने सामने व आत्मजयी, सतरंगे पंखों वाली तालाब की मछलियाँ, एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। तो जो रचना इनमें से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की हैं उनका नाम है विकल्प डी, एक सूनी नाव और जंगल का दर्द। आगे बढ़ते हैं। जादू नहीं, कविता, ये रचना किसकी है? कात्यायनी जी की। सात भाइयों के बीच चंपा, ये रचना किसकी है? कात्यायनी जी की। आमने सामने, ये है कुंवर नारायण जी की। आत्मजयी प्रबंध काव्य है कुंवर नारायण जी का। और सतरंगे पंखों वाली तालाब की मछलियाँ, ये रचनाएं किसकी हैं? आपके बाबा नागार्जुन जी की। आगे देखते हैं। आपका प्रश्न है नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन हैं? केदारनाथ सिंह, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। यानी तीसरे सप्तक के अंतर्गत आने वाले जो कवि हैं उनका नाम क्या है? केदारनाथ सिंह। और तीसरे सप्तक के अन्य कवि कौन कौन से हैं? कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण शाही। हम सभी लोग आगे देखते हैं। तीसरे सप्तक का प्रकाशन विद्यार्थियों कब हुआ है? 1959 ईस्वी में। और हिंदी में 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं और सभी चारों सप्तकों का संपादन और प्रकाशन अज्ञे जी ने किया था। अगले क्रम में आपका प्रश्न है प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी? आकाशीय कल्पना, राजनीतिक विचारधारा का समावेश, जनता से दूरी, शिल्पगत चमत्कार। कौन सी विशेषता है प्रयोगवाद की इनमें से? तो वो है आपका शिल्पगत चमत्कार, यानी कि विकल्प डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद की हम प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं कौन कौन सी हैं। शिल्पगत चमत्कार, अहमवादी व्यक्तिवाद, नग्न यथार्थवाद, अतिबौद्धिकता, उपमानों की नवीनता, निराशावाद, अलंकार तथा छंद विधान, ये सभी विशेषताएं प्रयोगवाद की हैं। आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। फिर आपका प्रश्न है प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं। यानी वो कौन लोग हैं उसे आपको बताना है। तो शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, मुक्तिबोध, अज्ञेय, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, रांगे राघव, धर्मवीर भारती। क्या होगा इस प्रश्न में सही जवाब? आप लोगों को फटाफट से बताना है। तो प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ कवि ऐसे भी हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं। तो वो हैं आपके विकल्प ए, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता जी का नाम इस कड़ी में गिना जाता है। फिर आप सभी का अगले क्रम में प्रश्न है, यानी रिक्त पंक्ति आपको पहचानना है। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वो अधूरा कार्य रिक्त स्थान है संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। हम विकल्पों को देखते हैं।
उसकी चेतना का स्रोत, उसकी वेदना का स्रोत, उसकी आत्मा का श्लोक पूर्ण रूप से सांस रोक। तो जो रिक्त स्थान में आएगा वो है आपका विकल्प बी, उसकी वेदना का स्रोत। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वो अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। यही क्या है, इसमें सही उत्तर माना जाएगा, उसकी वेदना का स्रोत। और ये काव्य पंक्ति विद्यार्थियों ब्रह्म राक्षस कविता से ली गई है, जिसके रचयिता कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी। और मुक्तिबोध ये आपके तार सप्तक में आने वाले कवि हैं। किसमें, तार सप्तक में, जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। तो विद्यार्थियों आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत प्रयोगवाद की श्रृंखला से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। मैं आशा कर रहा हूँ कि ये सत्र आपको पसंद आएगा। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही अपने साथी मित्रों को भी हमारे चैनल से ज़रूर जोड़ते रहिएगा। यही हमारा मनोबल बढ़ाता है, ऊर्जा देता है, जिससे हम आप सभी को लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलते हैं आप सभी को पुनः से अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि विद्यार्थियों आप सभी लोगों को।